सो गुड मॉर्निंग गर्ल्स, वेलकम बैक। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, एडल्टहुड एंड एजिंग। तो ये आपका 4th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। तो अब तक मैं आपको जितने भी चैप्टर्स करा चुकी हूँ, आई होप वो आपको क्लियर हैं टोटली। लास्ट मैंने आपको किशोरावस्था या एडोलेसेंस चैप्टर कराया था यूनिट 3 का। तो उसमें हमने एडोलेसेंस स्टेज के बारे में पढ़ा था। एडोलेसेंस स्टेज क्या होती है और इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं जिनका सामना एक एडोलेसेंट व्यक्ति को फेस करना पड़ सकता है, कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट्स या अभियोजन हैं जो कि हम किशोरावस्था में हमें करने बहुत ज़रूरी होते हैं। सो आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू. So after that we come to our next chapter, that is adulthood and aging. ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेज होती है हमारी डेवलपमेंटल साइकिल की। और नॉर्मली ये देखा गया है कि कोई भी एक व्यक्ति अपने जीवन साइकिल का अधिकांश भाग यानी कि 70% भाग जो होता है वो एज एडल्ट व्यतीत करता है, ठीक है। और तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इसको स्टडी करने का, इसको समझने का प्रयास किया है। जो एडल्टहुड का प्रोसेस किस प्रकार से होता है, उसका स्वरूप या नेचर क्या है, उसको भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के सामने आता है कि क्या किशोरावस्था के बाद भी परिवर्तन होते हैं हमारी लाइफ में। बिकॉज नॉर्मली ये माना गया है कि जब हम एक मेच्योरिटी लेवल हासिल कर लेते हैं, एक परिपक्वता का एक एज हम हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट हमारी बॉडी में नहीं होते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसा क्यों है कि किशोरावस्था के बाद भी परिवर्तन होते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी है कि कैसे परिवर्तन होते हैं, क्यों परिवर्तन होते हैं, और क्या ये परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि जैविकीय प्रक्रम के आधार पर होते हैं या फिर हमारी सोसाइटी या हमारे कल्चरल फैक्टर्स के कारण होते हैं। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया है, और जिसके आधार पर 2 अप्रोचेज या उपागमों का यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए। तो सबसे पहला उपागम है हमारा अवस्था उपागम यानी कि स्टेज अप्रोच। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सिद्धांतों को, इस अप्रोच में कुछ ऐसे सिद्धांतों को रखा गया है जिसने ये बताया है कि हमारे जीवन में जो विकास होता है वो डिफरेंट लेवल्स या अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसको हम इनर ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी या अप्रोच है, या फिर फ्रॉइड ने हमें मानव व्यक्तित्व के अवस्था सिद्धांत के बारे में बताया है, ठीक है। ह्यूमन जो पर्सनालिटी होती है उसके जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उसके बारे में भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है। परंतु यहाँ पर हम लोग करंट जो इम्पॉर्टेंट 2 ऐसे सिद्धांतों का वर्णन करेंगे, एरिक्सन एंड लेविन्सन, ठीक है। तो ये आपके कुछ मॉडर्न स्टडीज़ हैं। एरिक्सन की 1987 में हुई थी और लेविन्सन की भी 1986 में हुई थी, जिसका उन्होंने दोबारा संशोधन किया था 1996 में। तो सबसे पहले एरिक्सन की थ्योरी क्या कहती है। तो एरिक्सन ने 1987 में अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और उन्होंने ये कहा था कि हमारे अंदर जो विकास होता है वो अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरता है। हर अवस्था की अपनी कुछ समस्याएं, कुछ क्राइसिस होती हैं। व्यक्ति की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे बायोलॉजिकल ड्राइव्स के आधार पर और हमारी जो सोसाइटी होती है उसकी डिमांड्स होती हैं, उसके आधार पर डिफरेंट टाइप ऑफ परिवर्तन या चेंजेस जो हैं हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं हमारे अंदर आती हैं। तो ये मैंने आपको डिफरेंट स्टेजेस तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। जैसे हमने
आपको डिफरेंट गर्भकालीन अवस्था के बारे में बताया था, या फिर इन्फेंसी स्टेज है, चाइल्डहुड स्टेज आ गई आपकी, या फिर हमारी एडोलेसेंट एज है। तो डिफरेंट एजेस से होकर हम लोग गुजरते हैं, और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ता है, कौन कौन से ऐसे विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं होती हैं जो कि उस एज में देखी जा सकती हैं व्यक्तियों के अंदर, किस प्रकार के खतरों का हमें सामना करना पड़ता है, और कैसे हम उन खतरों से उभर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हमारी वो जो अवस्था या स्टेज है वो बिना किसी प्रॉब्लम के निकल जाए। तो इस तरीके से हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। इसको ही एरिक्सन ने भी यही कहा है कि हर हर व्यक्ति को अपनी लाइफ टाइम में विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, और हर अवस्था की अपनी कुछ स्पेसिफिक समस्याएं होती हैं। ठीक है, और जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे कई प्रकार के बायोलॉजिकल चेंजेस उसके अंदर आते हैं, कई प्रकार के सोशल डिमांड्स का सामना उसको करना पड़ता है, जो इन प्रॉब्लम्स को जन्म देता है और जिससे कि व्यक्ति उभरने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एरिक्सन ने एडल्टहुड स्टेज की अगर बात करें तो उसने 3 प्रमुख क्राइसिस या समस्याओं के बारे में बताया है जो कि एक एडल्ट व्यक्ति को का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने घनिष्ठता वर्सेस अलगाव या आइसोलेशन के बारे में बताया है। ये प्रथम समस्या होती है, यानी कि ऐसी एज में हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े होते हैं जहाँ पर हम या तो अपने समाज के अन्य लोगों के साथ प्रेम का संबंध बनाते हैं, या फिर उनसे हम पृथक रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रेम का संबंध बनाते हैं और उनके साथ मतलब कि सफलतापूर्वक एक घनिष्ठ संबंध बना सकते हैं, तो हमारा जीवन जो है मतलब हम अपने जीवन में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्थापित कर लेंगे। परंतु अगर हम सफलतापूर्वक इस प्रकार के प्रेम के या घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाते हैं, दूसरों से हम अलग थलग रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, तो फिर हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशंस बिल्कुल भी नहीं बन पाते। तो ये अब हमें तय करना है कि हमने किस प्रकार के रिलेशंस समाज के अन्य लोगों के साथ बनाने हैं। सेकंड जो क्राइसिस या प्रॉब्लम किसी भी एक एडल्ट के सामने आती है वो है उत्पादनशीलता बनाम स्वतल्लीनता, यानी कि जेनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ अब्जॉर्प्शन। तो इसका क्या मतलब होता है? नॉर्मली ये देखा गया है कि एडल्ट लाइफ में क्या होता है, ठीक है, एडल्ट्स जो होते हैं या वयस्क व्यक्ति जो होते हैं उनका मेजर रोल होता है आने वाली जनरेशन का मार्गदर्शन करना, आने वाली जो जनरेशन होती है उनको मदद करना। ठीक है, तो ऐसे में एक वयस्क व्यक्ति को अपने स्वार्थ या अपने बारे में चिंता के ऊपर काबू पाना जरूरी होता है, और अपनी आने वाली पीढ़ी के ऊपर केंद्रित करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एडल्टहुड में जब हम माता पिता बनते हैं तो हम अपने बच्चों के प्रति या समाज में या हमारे जो सामाजिक दायरे में कोई अन्य छोटे सदस्य होते हैं उनके प्रति सहायता का भाव रखते हैं, उनको मार्गदर्शन प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस प्रकार की समस्या को हम सफलतापूर्वक सुलझा लेते हैं तो यानी कि हम अपने जीवन में सेल्फ एब्जॉर्प्शन से, यानी अपने ऊपर जो तल्लीनता होती है जो यंगर एज में, एडोलेसेंट एज में या चाइल्डहुड एज में देखी जाती है। एडोलेसेंट एज या चाइल्डहुड एज में क्या होता है कि हर मानव जो होता है वो अपने ऊपर ज्यादा फोकस करता है इंस्टेड ऑफ अदर्स। तो उस एज में तो ये सही रहता है, परंतु जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम एडल्ट लाइफ में प्रवेश पाते हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि हम स्वयं के ऊपर से फोकस हटाकर या तल्लीनता हटाकर हम दूसरों के ऊपर फोकस करें, स्पेशली जो हमारे से छोटे आयु में होते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर फोकस करें, उनको मदद करें, उनका मार्गदर्शन करें। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमें खुद को ही संतोष प्राप्त होता है, हमारी खुद की सेल्फ ग्रोथ होती है अगर हम इस प्रकार का कोई कार्य कर पाते हैं तो।
ठीक है। तो थर्ड जो प्रॉब्लम एक एडल्ट व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है वो होता है सत्यनिष्ठा बनाम निराशा, यानी इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये क्या होता है इस एज में, एडल्ट एज में क्या होता है कि एक ऐसी स्टेज आती है जब हम अपने बारे में या अपने जीवन के बारे में प्रश्न करते हैं। यानी कि जो हमने यंगर एज में, एडोलेसेंट एज में कुछ अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करे थे, ठीक है, कुछ गोल्स हमने अपने लिए बनाए थे, क्या हमने उनको अचीव किया है कि नहीं, हम हमारे जीवन का अर्थ क्या है, ठीक है, उद्देश्यों को हमने पाया है कि नहीं। तो अगर हमें ये हम सोचते हैं कि हमने अपने जीवन के अनेक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, तो हमें अपने जीवन की सार्थकता या मीनिंगफुलनेस नजर आती है, और हम अपने आप को मतलब एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी मान लेते हैं। परंतु अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें जीवन के जो लक्ष्य हमने बनाए थे अपने लिए उसमें कुछ कमी रह गई है, तो हमारे अंदर डिस्पेयर या निराशा आ जाती है। ठीक है, तो इस समस्या को सुलझाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज इसका प्रभाव हमारे जीवन के जो अंतिम वर्ष होते हैं, जो एजिंग और जो ओल्ड एज के जो वर्ष होते हैं, उसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक तौर पर। ठीक है, तो एक व्यक्ति अपनी मृत्यु को कैसे स्वीकार करेगा, पॉजिटिव वे में लेगा या नेगेटिव वे में लेगा, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या फीलिंग आई है, क्या भावनाएं आई हैं, क्या उसने अपने जीवन के लक्ष्यों को पा लिया है या जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसको निराशा हाथ लगी है। तो इस प्रकार से एरिक्सन ने हमें ये कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था जो कि एडल्टहुड में एक व्यक्ति को फेस करनी पड़ती हैं, और उनको उभरना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यानी कि उनकी इस थ्योरी का यही मीनिंग है कि स्टेज या अवस्थाओं के आधार पर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को से उभरते हैं वो हमारे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी इफेक्ट या काफ़ी प्रभाव डालता है। ठीक है, सेकेंड जो थ्योरी है स्टेज अप्रोच में वो है लेविन्सन की। ठीक है, तो स्टेज अप्रोच में एरिक्सन के बाद लेविन्सन ने अपना सिद्धांत पेश किया था। लेविन्सन का सिद्धांत जो है वो लाइफ स्ट्रक्चर या जीवन संरचना के ऊपर आधारित है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि अपने मतलब कि जब भी हम किसी एक अपने लाइफ के एक स्टेज पर पहुंचते हैं, तो वहां पर आकर ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने जीवन के बारे में, अपना मतलब उसके जीवन के बारे में हम क्या अर्थ रखते हैं, हमारे क्या व्यूज होते हैं अपने जीवन के बारे में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, जीवन संरचना में जो हमारा वर्क होता है, हमारा परिवार जो होता है, ये दोनों चीजें ही बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान रखते हैं। तो क्या हमने अपना जो कार्य है या अपना जो वर्क है वो हमने वही अचीव किया है जो हम चाहते थे, या हमारा जो परिवार है वो उसी प्रकार का है, परिवार की जो विशेषताएं हैं वो उसी प्रकार की है जैसे हमने सोचा था। ठीक है, तो ये हमारे व्यूज या हमारे मत जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा व्यक्ति किस प्रजाति को बिलोंग करता है, रिलीजन क्या है उसका, या कौन सी ऐसी कुछ बाहरी घटनाएं हैं जो उसकी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, ये सारा कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जो उसकी लाइफ स्ट्रक्चर या जीवन संरचना को बिगाड़ता है या बनाता है। ठीक है, तो लेविन्सन ने हमें कुछ विभिन्न जीवन संरचनाओं की बात करी थी, जो कि हम जिनसे वयस्क वर्षों में होकर, जिन जीवन संरचनाओं से हम होकर गुजरते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ 4 प्रमुख अवधियों की बात करी है वयस्क वर्षों की। तो सबसे पहली यानी कि हमें एरिक्सन ने कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था। 3 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो एक वयस्क लाइफ में या एक वयस्क पीरियड में किसी भी व्यक्ति को फेस करनी पड़ती हैं। लेविन्सन ने हमें उसी वयस्क पीरियड को 4 प्रमुख या 4 सब स्टेजेस यू कैन से वयस्क पीरियड को और
4 सब पीरियड्स में बांटा है और हर पीरियड की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग उसकी क्राइसिस होते हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पीरियड उन्होंने फर्स्ट ट्रांजिशन या प्रथम संक्रमण फेज जो बताया है वो है प्री एडल्ट पीरियड से लेकर अर्ली एडल्ट पीरियड की जो स्टेज होती है, ठीक है, यानी कि 17 से 22 वर्ष की स्टेज ये उन्होंने बताई थी फर्स्ट ट्रांजिशन, जिसमें कि हम एडल्टहुड, प्री एडल्ट पीरियड क्या हुआ आपका, लेट एडोलेसेंट पीरियड, ठीक है, 17-18 वर्ष से शुरू होकर अर्ली एडल्टहुड यानी कि 22 वर्ष तक की एज होती है। यहाँ पर हम ज्यादातर इस एज में हर व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से और संवेगात्मक रूप से स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस प्राप्त करने की कोशिश करता है, अपने पेरेंट्स से, अपने समाज के अन्य जो वरिष्ठ लोगों से अलग होने की, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है, अपने अलग का निवास स्थान स्थापित करने की कोशिश करता है, अपने ऊपर निर्भर या डिपेंडेंट होने का प्रयास करता है। और जब व्यक्ति इस संक्रमण स्टेज को पूर्ण कर लेता है तब वो अर्ली एडल्टहुड में प्रवेश पाता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें कि आप एक डिपेंडेंट पर्सन से इंडिपेंडेंट पर्सन बनते हो, और जब आप तो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाते हो, विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स जो आती है आपको इस इंडिपेंडेंस को पाने में, उनसे आप उनको सॉल्व कर लेते हो, सुलझा लेते हो, तब आप एक अर्ली एडल्टहुड स्टेज में प्रवेश पाते हो, ठीक है। तो लेविंसन ने बताया कि इस समय के जो बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट संघटक या कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं इस समय में जो फर्स्ट ट्रांजिशन का पीरियड होता है, एक है आपके स्वप्न या ड्रीम्स और दूसरा है मेंटर। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपके इस ट्रांजिशन को आसान बनाते हैं। स्वप्न या ड्रीम क्या होता है, जो आप अपने भविष्य के बारे में देखते हैं, ठीक है, आपने भविष्य में किस प्रकार की उपलब्धियां हासिल करनी है, हमारी क्या क्या आशाएं या एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी लाइफ से। और दूसरा है आपके मेंटर, यानी कोई भी ऐसी बड़ी आयु का या ज्यादा एक्सपीरियंस्ड व्यक्तियों को मेंटर कहा जाता है जो अपने से छोटे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तो सपने और मेंटर ये दोनों ही अर्ली एडल्टहुड के जो ईयर्स होते हैं उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड अवधि होती है अर्ली एडल्टहुड की, जिसमें आप अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में ड्रीम्स बनाते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ आशाएं, एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि एक्सपेक्टेशंस अपने बारे में बनाते हैं, और साथ साथ अपने कोई किसी एक मेंटोर के तरफ देखते हैं, कोई ऐसा बड़ी आयु या ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति, कोई आपके फैमिली में भी हो सकता है, कोई आपके सोशल सर्कल में भी हो सकता है, जिसके तरफ आप देखते हैं, जो जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपकी मदद करेंगे इन अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इसमें मतलब हम नॉर्मली जो अर्ली एडल्टहुड जो पीरियड होता है, फिर वो लगभग 22 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की एज का माना जाता है, जिसमें कि हम एज 30 ट्रांजिशन का भी अनुभव करते हैं, ठीक है। यानी कि ये ऐसी एज होती है जिसमें कि हमें ये लगता है कि अब हम ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी जगह आकर खड़े हो गए हैं जहां पर हम पीछे नहीं मुड़ सकते, यानी जो आपने अपना करियर वाइज जो करियर चुना है, जो अपना रास्ता चुना है, वो आपके लिए चाहे सही है चाहे गलत है, आपने इस पर ही चलना है, ठीक है। परिवार की आपकी शुरुआत हो चुकी है, इस एज तक आते आते बहुत से लोगों की शादियां हो जाती हैं, परिवार शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में भी अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन या पीछे हटने का वो समय जो है वो नहीं रहता, ठीक है। तो इस स्टेज पर आके आप अब ये सोचते हैं कि क्या मैंने जो ये चयन किया है या चॉइसेस करे हैं, चाहे करियर से रिलेटेड, चाहे फैमिली या जीवन साथी से रिलेटेड, ये सर्वोत्तम है कि नहीं है, और या अगर सर्वोत्तम नहीं है तो यही वो एज है जिसमें आप थोड़ा बहुत अपने निर्णयों में या चॉइसेस में परिवर्तन कर सकते हो,
ठीक है, बिकॉज इसके बाद फिर और ज्यादा जब एज बढ़ती जाती है तब आपको फिर परिवर्तन करने या चेंजेस करने और ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फिर सेकंड जो स्टेज, इसको हम अर्ली एडल्टहुड से लेकर जो एज 30 तक का ट्रांजिशन पीरियड है। ठीक है, तो लेविन्सन के अकॉर्डिंगली आपकी सेकंड अवधि है। फिर आपकी थर्ड अवधि आ जाती है जिसको प्रारंभिक वयस्क अवस्था के बाद की अवधि होती है, जिसको मिड लाइफ ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, ये लगभग 40 से 45 वर्ष की आयु में व्यक्ति जो है इस अवधि में प्रवेश पाता है। ठीक है, 40 वर्ष का व्यक्ति हो चुका है, मिड लाइफ में प्रवेश पाता है। यहाँ पर सबसे पहले या सबसे पहली बार मोर्टैलिटी के बारे में इंसान सोचता है। मोर्टैलिटी का मतलब क्या है? जीवन का अंत। ठीक है, तो धीरे धीरे इस एज में अगर हम आ गए हैं जब ज्यादातर लोग अपने आप को बूढ़ा समझना शुरू कर देते हैं। इससे पहले वाली एज में हम अपने आप को जवान या यंग समझते हैं, अपनी लाइफ में अनेक प्रकार के चेंजेस ला सकते हैं, परंतु मिड लाइफ ट्रांजिशन ऐसी अवधि है जिसमें कि पहली बार हमारे मन में ये ख्याल आता है कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं। हमारे बहुत सारी संवेगात्मक खलबली हमारे मन में उठने लगती है। ठीक है, अब हम इसका भी आकलन करते हैं कि जो सपने हमने सेकंड अवधि में देखे थे, अर्ली एडल्टहुड में देखे थे, क्या वो सफल हो चुके हैं कि नहीं? जो हमने चॉइसेस करी हैं वो कितनी सफल हुई हैं कि नहीं? ठीक है, हम अपने पास्ट के बारे में या पास्ट के बारे में सोच के और करंट में उसका क्या इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में भी मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, ये वो स्टेज होती है जिसमें हम कई बार कुछ न्यू लाइफ स्टाइल का भी निर्माण करते हैं, लाइफ स्ट्रक्चर का भी निर्माण करते हैं, जिसमें कि व्यवसाय में कुछ चेंजेस आना, या फिर अगर हम अपनी फैमिली, अपने परिवार से खुश नहीं है तो तलाक का भी यहाँ पर नौबत आ सकती है। जीवन साथी जो है हमारा, उसके साथ संबंधों के बारे में भी हम सोचते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी स्टेज आती है जिसमें ये सारा कुछ आपके मन में चलता रहता है। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड स्टेज मानी गई थी अकॉर्डिंग टू लेविन्सन। इसके अलावा एक और स्टेज की भी लेविन्सन ने चर्चा करी है जो कुछ एक व्यक्तियों में देखी जा सकती है, नॉट ऑल। ठीक है, इसलिए उन्होंने उस 4 स्टेजेस में इस स्टेज को नहीं गिना है, परंतु यहाँ पर हम इसकी चर्चा करते हैं कि कुछ व्यक्तियों में एक और स्टेज या संक्रमण अवधि आती है 50 से 55 वर्ष के बीच में। ठीक है, यानी कि ये ऐसी अवधि होती है जिसमें हम अपनी लाइफ स्ट्रक्चर को परिवर्तित करने के बारे में थोड़ा बहुत सोचते हैं। अगर हमें ये लगता है इस पीरियड में कि हमारा जो लाइफ स्ट्रक्चर जो है वो सफल नहीं है या हम उससे नाखुश हैं, तो फिर 50-55 वर्ष की आयु में व्यक्ति अपने थोड़ा सा परिवर्तन करने की सोचता है, यानी कि अपना नया कोई व्यवसाय बनाना। ठीक है, या फिर परिवार में अपने आप को माता पिता के अलावा दादा दादी या नाना नानी के रूप में भी प्रत्यक्षीकृत या परसीव करने का सोचता है। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हमारी इस एज में भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी फोर्थ संक्रमण की अवधि होती है जो काफी नाटकीय या ड्रामेटिक होती है, जो 60-65 वर्ष के बीच घटित होती है। इसको हम लेट एडल्ट ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, ये आपकी मिड लाइफ ट्रांजिशन से लेकर शुरू होती है और इसका अंत होता है लेट एडल्टहुड। ठीक है, तो यहाँ पर इस संक्रमण या ट्रांजिशन पीरियड के दौरान हम अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो हमारी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे, जब हम रिटायर हो जाएंगे तो उसके साथ साथ किस प्रकार के चेंजेस आएंगे, कैसे हमें उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बारे में हम सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके एंड तक आते आते व्यक्ति जो है ये भी समझना शुरू करता है या ये उसके दिमाग में आता है कि उसके जीवन का जो कार्यकाल है, यानी उसका जो लाइफ साइकिल है, वो अब समाप्त होने को है।
ठीक है। अब उसके पास थोड़ा फुर्सत का समय है जिसमें कि वो अपनी जो इंटरेस्ट वाली जो क्रियाएं या एक्टिविटीज हैं उनको करना वो पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो इस प्रकार के डिसीजंस जो हैं वो इस स्टेज में आकर लेना शुरू करता है। तो इस प्रकार से लेविंसन ने हमें इस लाइफ स्ट्रक्चर सिद्धांत के आधार पर इन मेजर 4 या यू कैन से 5 अवधियों के बारे में बताया है कि किस प्रकार से हर अवधि के क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या हमारी सोच होती है और किस प्रकार से हम उन अवधियों में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हम अपना एडल्ट जीवन और हमारी जो ओल्ड एज है उसको हम सफलतापूर्वक और सही ढंग से व्यतीत कर सकें। ठीक है। तो ये थी आपकी स्टेज अप्रोच जिसमें कि हमने एरिक्सन और लेविंसन इन दोनों की थ्योरीज को स्टडी किया है। फिर आपकी आ जाती है संदर्भ या कंटेक्सचुअल अप्रोच। ये दूसरी प्रकार की अप्रोच है जिसके आधार पर हम एडल्ट हुड को या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स या क्राइसिस को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब ये कंटेक्सचुअल या संदर्भ उपागम जो है ये रेफरेंस कहते हैं, संदर्भ यानी कि हम तुलनात्मक अध्ययन है। अगर हम पूर्वी देशों का पश्चिमी देशों से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो ये पाया जाता है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो पश्चिमी देशों में ज्यादा होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एज, ठीक है। यानी पश्चिमी राष्ट्रों में व्यक्ति की जो एवरेज एज होती है वो पूर्वी देशों से ज्यादा होती है, परंतु पूर्वी देशों में ओल्ड एज को बहुत ज्यादा आदर और सम्मान के रूप में देखा जाता है, बिकॉज ये माना जाता है कि जो ओल्ड एजेड लोग होते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट या बुद्धिमान होते हैं, ज्यादा अच्छे निर्णायक होते हैं। ठीक है। परंतु कुछ ऐसे राष्ट्र भी है जहां पर बुढ़ापे को बहुत से नकारात्मक रूप में देखा जाता है। ठीक है। काफी नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स बुढ़ापे के साथ जुड़ी हुई है। तो संदर्भ सिद्धांत में या कंटेक्सचुअल अप्रोच में इस प्रकार के जो अंतर हैं, ठीक है, यानी कि डिफरेंट कल्चर्स में या डिफरेंट सोसाइटीज में जो अंतर होते हैं उनको उनके ऊपर काफी महत्व दिया गया है। यानी कंटेक्सचुअल अप्रोच में जो हमारी जीवन की घटनाएं होती हैं या किस प्रकार से हम प्रॉब्लम्स या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स को हम फेस करेंगे वो हमारे कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, ना कि हमारी एज के ऊपर। ठीक है। हमने जो फर्स्ट यानी कि स्टेज उपागम किया था वहां पर उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस के आधार पर प्रॉब्लम्स या क्राइसिस को बताया था। कंटेक्सचुअल अप्रोच में स्टेजेस के आधार पर ना बताकर उन्होंने संस्कृति के आधार पर बताया है कि कई बार क्या होता है कि अब जैसे उन्होंने इंडिया और हम अमेरिका को अगर कंपेयर करें तो इंडिया में ओल्ड एज जो है वो अर्ली आ जाती है, बिकॉज एज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम होती है, और वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में आप देखें तो ओल्ड एज लेट आती है। वहाँ पर 50 या 60 साल के व्यक्ति को भी बूढ़ा या ओल्ड नहीं माना जाता, परंतु इंडिया में उनको माना जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रॉब्लम्स एज से रिलेटेड अगर इंडिया में 40 या 50 वर्ष में आएंगी, वो प्रॉब्लम्स एज से रिलेटेड अमेरिका में 60 या 70 साल में आएंगी। ठीक है। तो इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो या हम किस कंडीशंस में हम रह रहे हैं वो हमारी संस्कृति के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो इसलिए अगर हम किसी भी वयस्क व्यक्ति के डेवलपमेंट को पढ़ना चाहें या उसको स्टडी करना चाहें तो उसके लिए हमें समाज और इतिहास इन कारकों को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसके लिए जो ब्रॉन फेन ब्रेनर की इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध हुई है। ब्रॉन बेन फ्रेनर ने 1989 में इस प्रकार की ये थ्योरी बनाई थी, इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी, जिसमें उन्होंने मानव विकास को समझने के लिए कुछ
तंत्र तैयार करे थे कि कैसे हम मानव व्यवहार को अगर हम समझना चाहते हैं, ठीक है, मानव के विकास को या ह्यूमन डेवलपमेंट को हम समझना चाहते हैं, तो हमें व्यक्ति और उनके बीच के जो या व्यक्ति और उसके वातावरण के बीच का जो संबंध है उसको समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और ये जो संबंध जो होता है व्यक्ति और उसके वातावरण का जो संबंध होता है वो कई लेवल्स के ऊपर पाया जाता है। सबसे पहला लेवल होता है हमारा माइक्रो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम यानी कि जो बहुत ही स्मॉल या क्लोज जो सेटिंग में होता है, यानी कि जिसके ऐसी सेटिंग जिसके साथ हमारा सीधा संबंध होता है, ठीक है। जैसे हमारा घर हो गया या हमारा कार्यस्थल है, हमारा स्कूल है जहाँ हम पढ़ते हैं, कॉलेज हो गया, हमारे आस पड़ोस हो गए, तो इस प्रकार के सेटिंग्स या प्रतिवेश को हम माइक्रो सिस्टम कहते हैं। तो यानी कि एक व्यक्ति का इनके साथ सीधा संबंध किस प्रकार का है। अगर एक व्यक्ति अपने घर में खुश है, परिवार के साथ खुश है, उसको जो ऑक्यूपेशन वो कर रहा है वो उसकी सेटिस्फैक्शन में है, स्कूल में वो बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया है, उसके आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे हैं, तो उसका जो एडल्ट जो लाइफ है वो नॉर्मल गुजरेगी। परंतु अगर यहीं पर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसकी एडल्ट लाइफ में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो यानी कि ये माइक्रो सिस्टम हो गया। सेकंड लेवल होता है मीजो सिस्टम जिसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये ऐसी सेटिंग होती है जिसमें कि मतलब कि जो भी माइक्रो सिस्टम की जो घटनाएं या माइक्रो सिस्टम की जो स्तर होते हैं, सेटिंग्स होती हैं, वो आपस में कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी एक व्यक्ति जो है घर से भी प्रभावित हो रहा है और अपने कार्य, यानी वो घर में भी एक फैमिली मेंबर है, ठीक है, और बाहर जाकर वो जॉब भी कर रहा है, तो किस तरीके से उसका घर उसकी जॉब के साथ इंटरफेयर करता है या उसका जॉब जो है उसके घर के साथ इंटरफेयर करता है, ठीक है, और कैसे ये उसको या उसके पूरे के पूरी पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। घर में भी पूरा प्रॉपर टाइम देना जरूरी होता है, परंतु घर में टाइम दे रहा है तो जॉब में प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा है, या घर में अगर टाइम ज्यादा व्यतीत कर रहा है तो स्कूल या कॉलेज नहीं जा पा रहा है। तो इस प्रकार से कैसे हम इन दोनों तीनों जो परिवेश होते हैं या सेटिंग्स हैं, इनमें हम किस प्रकार की अंतक्रिया बनाते हैं, किस प्रकार की एडजस्टमेंट्स करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, ठीक है। तो ये मीजो सिस्टम था। थर्ड आपका जो स्तर होता है जिसपे हमारा बिहेवियर होता है वो है एक्सो सिस्टम, ठीक है। एक्सो सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि हम सीधे उसको अनुभव तो नहीं कर पाते, परंतु किसी ना किसी तरीके से वो हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जीवन साथी का कार्यस्थान अगर हम ले, ठीक है, यानी हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड तो जॉब कर रहा है, वाइफ भी जॉब करती है, तो वाइफ की जो जॉब होती है वो कैसे हस्बैंड की लाइफ को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। या फिर किसी स्कूल की बोर्ड की मीटिंग हो रही है जिसमें कि स्कूल के बच्चों के बारे में कोई डिसीजन लिया जाता है, तो वो डिसीजन कैसे आपके बच्चे को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। आपके बच्चे का जो स्कूल है वो आपके जीवन को कैसे अफेक्ट करता है, बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा, वहां पर वो खुश है नहीं है, वो आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है, इसको हम एक्सो सिस्टम कहते हैं। फिर हमारा मैक्रो सिस्टम आ जाता है। मैक्रो सिस्टम क्या है, जो आपका लार्जर स्केल पर जो आपकी गतिविधियां होती हैं, यानी कि जिस संस्कृति में आप रह रहे हो उसके मूल्य कैसे हैं, विश्वास कैसे हैं, या कानून किस प्रकार के हैं, वो आपको या आपकी जो प्रणालियां हैं उसको कैसे प्रभावित करता है, आपके जीवन को, उसके विकास को काफी महत्वपूर्ण ढंग से हमारी जो संस्कृति होती है या हमारी जो संस्कृति के या हमारे जो देश के कानून होते हैं वो हमें कैसे प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से ब्रॉन फेन ब्रेनर ने 1989 में ये कंटेक्चुअल अप्रोच के आधार पर ये इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी प्रतिपादित करी थी, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि व्यक्ति के वातावरण के साथ, किसी भी एक व्यक्ति का वातावरण कैसा है उसके साथ उसकी अंतक्रिया कैसी है,
ठीक है, वो उसको उसके जीवन को प्रभावित करती है। तो उसमें मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम वातावरण को नज़रअंदाज करें, ठीक है, वातावरण को नज़रअंदाज करना फिजूल होता है। अगर हम अपनी डिफरेंट अवस्थाओं में तो मतलब कि एंटर कर रहे हैं, परंतु उन अवस्थाओं में आकर हमारा वातावरण किस प्रकार का है, हमारी इंटरैक्शन दूसरे लोगों से किस प्रकार की होती है, ये हमारे वयस्क विकास के कोर्स को बदल सकती है। ठीक है, आप एडल्ट लाइफ में प्रवेश पा गए हैं, परंतु वहां पर वातावरण आपको किस प्रकार का मिलता है, वो आपके जो प्रॉब्लम्स हमने स्टेज अप्रोच में डिस्कस करी थी, उसमें वो प्रॉब्लम्स को आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है इनके अकॉर्डिंगली कि वयस्क विकास में जो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो डिस्कस किया गया था, लेविंसन ने जैसे डिफरेंट ट्रांजिशन पीरियड डिस्कस करे थे, वो ज़रूरी नहीं है कि हो कि ना हो। तो इस प्रकार से हमें ये कंटेक्चुअल अप्रोच को एक्सप्लेन किया गया था। अब यहाँ पर अगर हम अवस्था उपागम और कंटेक्चुअल उपागम को अगर हम इसको तुलनात्मक स्टडी करें, इन दोनों को हमने स्टडी किया है, और अगर हम इन दोनों को इनके बारे में अगर सोचें तो एक उदाहरण के सहायता से हम बहुत ही इजीली इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, एरिक्सन ने हमें क्या बताया कि जीवन की एक विशिष्ट आयु के अकॉर्डिंगली जीवन की समस्याएं आती हैं। यानी आप इस पर्टिकुलर एज में आ गए, 30 साल में आ गए, तो उसके साथ ये आपकी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, ये आपकी बॉडी में परिवर्तन होंगे। और अगर आप 40 में आ गए तो इस प्रकार के परिवर्तन आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने हमें आयु के अनुसार विभिन्न जीवन समस्याएं या परिवर्तनों को एक्सप्लेन करा था। इसके ऑपोजिट जो कंटेक्चुअल सिद्धांत है, उन्होंने वास्तविक आयु और विकास को इतना ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं दी है। उन्होंने ये कहा है कि वास्तविक आयु के स्थान पर अगर हम सोशल एज या सामाजिक आयु को देखें तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सामाजिक आयु एक प्रकार की आंतरिकृत हमारा आयु होती है, एक इंटरनलाइज्ड कैलेंडर होता है, और जो हमें ये बताता है कि कुछ निश्चित घटनाएं हमारे जीवन में कब घटित होनी चाहिए, यानी कि कुछ निश्चित आयु स्तर पर हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, इनको हम SAC कहते हैं, सोशल एज क्लॉक्स। ये हमें बताते हैं कि हमें कब शादी करनी चाहिए, कौन सी परफेक्ट एज होती है शादी करने की, कौन सी परफेक्ट एज होती है बच्चे पैदा करने की, या कौन सी ऐसी एज होती है जिसमें हमें रिटायरमेंट लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो SAC होता है यानी सोशल एज क्लॉक्स होते हैं, ये हमारे व्यवसाय या हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस या रहने का स्थान, इसके अनुसार परिवर्तित होते हैं, ना कि एक्चुअल एज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ क्रिकेट के खिलाड़ी का और किसी प्राध्यापक या टीचर का। ठीक है, क्रिकेट का खिलाड़ी जो है उसकी जो व्यवसाय की उम्र जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, यानी कि 15 या 16 साल की उम्र में खिलाड़ी जो है वो क्रिकेट के दुनिया में अपना नाम बना लेता है। 15 साल की उम्र से वो खेलना शुरू होता है और 40 की एज तक आते आते वो रिटायरमेंट ले लेता है। 45 वर्ष की आयु में वो बूढ़ा कहलाने लगता है। परंतु इसके ऑपोजिट अगर हम किसी प्राध्यापक या टीचर की बात करें तो वो उसकी जो व्यावसायिक उम्र जो होती है वो 25-26 साल में शुरू होती है, बिकॉज प्राध्यापक का जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जो है वो तो उसको प्राप्त करनी ही है, तो वो क्वालिफिकेशन 25-26 साल में जाकर उसकी पूरी होती है, जिसमें कि वो अपना व्यवसाय शुरू करता है। ठीक है, 25-26 साल में उसकी ऑक्यूपेशन या व्यवसाय शुरू होता है, फिर उसके बाद उसकी शादी होती है और उसके बाद और ज़्यादा देरी तक उसका जो ऑक्यूपेशनल जीवन जो है वो चलता जाता है। यानी कि एक प्रोफेसर जो है वो 60 या 65 साल में जाकर
बूढ़ा कहलाएगा। ठीक है, तो उसकी जो एक व्यावसायिक एज के अनुसार हम अपने जीवन के इन परिवर्तनों को समझ सकते हैं। एक राष्ट्र, जैसे मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिया, अगर हम इंडिया या अमेरिका की बात करें तो एक राष्ट्र जो है एक एज ग्रुप के लोगों को बूढ़ा बना देता है। ठीक है, इंडिया में 40 या 50 वर्ष का आदमी बूढ़ा कहलाने लगता है, जबकि अमेरिका में वही बूढ़ा जो है या एज जो है वो 60 या 70 साल का व्यक्ति कहलवाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये इन बातों से हमें ये पता चलता है कि हम सोशल कंटेक्स्ट में उन घटनाओं को निर्धारित करते हैं जो हमारे जीवन में घटित होती हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारी वास्तविक एज से रिलेटेड ना होकर बल्कि हमारी सोशल एज से लिंक हुए तो वो ज़्यादा बेहतर बनती हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों अवस्थाओं को या अप्रोचेस को डिस्कस कर सकते हैं। हमारी जो नेचर में नेचर ऑफ एडल्टहुड में स्टेज अप्रोच एंड आपका जो कंटेक्चुअल या संदर्भ उपागम है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है आपके साथ, जो कि वयस्कता तथा एजिंग के स्वरूप पर प्रकाश डाले। तो ये आप लोग अपनी कॉपीज में लिखेंगे, वयस्कता तथा एजिंग के स्वरूप पर प्रकाश डाले, जिसमें कि आपने थोड़ा सा क्या एज ग्रुप होती है एडल्टहुड की। ठीक है, उसके बाद स्टेज अप्रोच को डिस्कस करेंगे। स्टेज अप्रोच में एरिक्सन की थ्योरी और लेविन्सन की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर आप अपना कंटेक्चुअल अप्रोच, जो कि ब्रॉन फेनब्रेनर की जो थ्योरी है, ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी, जो डिफरेंट इन्होंने स्तर बताए हैं, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो, ये चारों स्तरों को आप इसमें डिस्कस करेंगे। फिर स्टेज अप्रोच और कंटेक्चुअल अप्रोच का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, उसका जो कंपैरेटिव स्टडी है वो आप इसमें डिस्कस करेंगे। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।